तो भारत की ताकत से पाकिस्तान अब खौफ में है। पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर सरहद पर त्रिशूल सैन्य शक्ति ने शहबाज शरीफ और मुनीर के होश उड़ा दिए हैं। और उसी की बौखलाहट के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की बात भी सामने आ रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में भूकंप आया है और इसे सुपर पावर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़ दिया है। और ये दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है और अंडरग्राउंड एटमी टेस्ट किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर उसने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया है। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत से किसी भी फ्रंट पर नहीं लड़ पाएगा और अगर लड़ेगा तो वो इतिहास बन जाएगा। इसलिए शायद उसने न्यूक्लियर टेस्ट की बात अपने आका अमेरिका के जरिए कहलवाई और ट्रंप ने भी इसमें अपना हित देख लिया। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, कितना फटेहाल है, ये दुनिया जानती है और ऐसे में वो इस धब्बे को हटाने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट वाला शिगुफा छोड़ रहा है। भले ही पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा हो, लेकिन वो 2 मोर्चों पर घिरा हुआ है और इससे पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैंप में खौफ भी दिखाई दे रहा है। यानी आतंकिस्तान की एक छोटी सी गलती उसके लिए डबल मौत वाली गलती होगी। क्योंकि एक मोर्चे पर भारत है जो ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए दुश्मनों को दहलाने का ट्रेलर दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिसने अब अपने हवाई ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है जिसे त्रिशूल नाम दिया है। अगले 10 दिन तक तीनों सेनाओं का पराक्रम देखकर पाकिस्तान और भारत के दुश्मन देश दहल उठेंगे। राजस्थान और गुजरात के क्रीक और रेगिस्तानी इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले इंडियन आर्मी की सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में बड़े संयुक्त फायर और मैन्यूवर अभ्यास किया जिसका नाम सेंटिनल स्ट्राइक रखा गया। इधर अफगान रक्षा मंत्रालय ने अपनी हवाई ताकत का नमूना दिखा दिया है। अफगानिस्तान की तरफ से जारी तस्वीरों में फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन के जरिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया है। मैसेज ये कि अगर कोई भी हिमाकत की तो फिर भयंकर तबाही मचेगी। अगले 24 घंटे बाद पाकिस्तान से एक बड़ी खबर मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ तालिबान ने लाहौर तक झंडा फहराने का ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा जारी कर दिया गया है और इसमें पाकिस्तान के कई हिस्सों को अफगानिस्तान का हिस्सा माना गया है, दिखाया गया है। ये नक्शा ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब डुरुन लाइन को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना के बीच लगातार झड़प हो रही है। इस नक्शे में डुरुन लाइन को पूरी तरह से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आसपास के कुछ हिस्से को अफगानिस्तान का हिस्सा बताया गया है। तालिबान ने पाकिस्तान और मुनीर की सेना को घुटनों पर ला दिया है। डुरुन लाइन पर तालिबान के हमले में कई पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है, लेकिन पाकिस्तान इसे मानने से इनकार करता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार में अब सिर्फ और सिर्फ 23 घंटे का वक्त बचा है। सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान विरोधियों पर जुबानी तीर ही नहीं, जुबानी राफेल और ब्रह्मोस से भी वार किया जा रहा है। दरभंगा के केवटी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन के 3 बड़े नेताओं पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला बोला है। उनकी तुलना बापू के 3 बंदरों से की है और कहा कि पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ का इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की ओर था। ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। दरभंगा के केवटी में योगी आदित्यनाथ के सियासी वार से ये साफ हो गया है कि बिहार में उनकी इतनी डिमांड क्यों है, क्यों सीएम योगी को सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और उनका कहना है कि बीजेपी में गप्पू और चप्पू भरे पड़े हैं, बिहार को उनसे बचाना है। इससे आप एक बात का और अंदाजा लगाइए कि भाषाई मर्यादा अब राजनीतिक चुनावी प्रचार में बची नहीं है। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए नए नारे गढ़ते रहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे की अपार सफलता के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने एक और नया नारा दे दिया है। इस बार का नारा है बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। और इस नारे को सुनने के बाद रैली में आए लोगों का जोश हाई हो गया। ठीक इसी तरह का नारा 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने दिया था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के नारे ने बीजेपी के कोर वोटर को इकट्ठा किया और पार्टी को बम्पर सफलता मिली। अब देखना होगा बिहार में इसका क्या असर होता है। चुनाव तो बिहार का है, लेकिन छाए उत्तर प्रदेश के मुद्दे हुए हैं और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का अपने अपने खेमे का स्टार प्रचारक होना, दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने सिवान में उस ओसामा के लिए वोट मांगा जिसे योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान जमकर जिसके लिए अपशब्द कहे थे। इन दिनों के कटाक्ष का लेवल देख कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये बिहार का नहीं 2027 का यूपी चुनाव है। योगी ने आज दरभंगा के केवटी में सभा की शुरुआत की, जो मुजफ्फरपुर की गरखा सीट के बाद पटना के दीघा में खत्म हुई। वहीं सपा प्रमुख ने पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर, सिवान के रघुनाथपुर और कैमूर के भभुआ में जनसभाएं की, पर सबसे ज्यादा नजर थी सिवान पर, जहां अखिलेश ने योगी का जवाब दिया। होने के लिए इस पूरे क्षेत्र में ही, देश और दुनिया में तो क्या रहा। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा था। एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जय श्री राम। योगी और अखिलेश की सक्रियता का बड़ा कारण ये भी है कि बिहार की 3 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटें यूपी बॉर्डर से सटी हुई है, जबकि यूपी के 7 जिले बिहार के 8 जिलों से सटे हुए हैं। अब ऐसे में तो माहौल बनना ही है। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और इसका शोर अब से करीब 23 घंटे बाद थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सबने अपने शीर्ष नेताओं को चुनावी रण में उतार दिया है और जिन्होंने बिहार का कोना कोना या यूं कहिए कि चप्पा चप्पा अपनी चुनावी गर्जनाओं से गरमा दिया है। सोमवार को सियासी सोमवार बना दिया है। फिर चाहे वो पीएम मोदी, अमित शाह और योगी हों या फिर राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे। पीएम ने सहरसा और कटिहार में जनसभाओं को संबोधित किया, तो अमित शाह ने शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में रैली कर एनडीए के लिए वोट मांगे। तो वहीं योगी ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और पटना में विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। इधर प्रियंका ने सहरसा और लखीसराय, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने वैशाली में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जहां विकास का नारा दिया, आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। अमित शाह एनडीए की जीत की भविष्यवाणी करते नजर आए, तो वहीं खड़गे ने दावा किया नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है, ये आप लिख लो।
क्या MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी आतंकवादी हैं? क्या ओवैसी नफरत फैलाते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा है और इसके बाद से ओवैसी भड़के हुए हैं। बिहार के चुनावी जंग में अब ओवैसी और तेजस्वी यादव का घमासान छिड़ गया है। एक पॉडकास्ट में जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आपने ओवैसी को अपने साथ क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं और ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर ओवैसी ने तीखा जवाब दिया। क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। इतना ही नहीं, ओवैसी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि मुझे इसलिए आतंकी कहा गया क्योंकि मैं टोपी और दाढ़ी वाला हूँ। हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूँ, तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, काम को साफ करके सुन ले। मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। आरजेडी को डर है कि ओवैसी मुस्लिम वोटों में पेट बढ़ाकर उसका नुकसान न कर दे, लिहाजा सीमांचल में उसके निशाने पर सीधे ओवैसी है और ये लड़ाई अब सीधे सीधे आतंकी तक पहुंच गई है। राजनीति में कब दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता, और ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संतोष कुशवाहा को हराया था। अब ठीक 1 साल बाद उन्हीं को जिताने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में दिन रात पसीना बहा रहे हैं पप्पू यादव। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। बुलेट पर जो 2 लोग दिख रहे हैं उनमें एक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके पीछे आरजेडी उम्मीदवार संतोष कुशवाहा है। कभी दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, इनके समर्थक आपस में मरते कटते थे। आज दोनों एक बुलेट पर सवार होकर वोट मांग रहे हैं। पप्पू यादव का प्रचार करने का तरीका हर बार अलग रहता है। कभी बुलेट लेकर इलाके में पहुंच जाते हैं तो कभी किसी राह चलते को गले लगा लेते हैं। कभी नाव पर बैठकर नोटों की गड्डी से भरा बैग लेकर पहुंच जाते हैं तो कभी नोटों की गड्डियां गांव के लोगों में बांटने लगते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बात उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली 11 सीटों पर हो रहे चुनाव की करेंगे। समाजवादी पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं बीजेपी माइक्रो प्लानिंग के साथ सभी सीटों पर कब्जे की तैयारी कर रही है। और इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ में पार्टी के सीनियर नेताओं ने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में जीत का मंत्र दिया, जिसमें वोटर लिस्ट का विस्तार, वोटर से निरंतर संवाद और मतदान के दिन ज्यादातर लोगों की भागीदारी। साथ ही इस बैठक में तय हुआ कि कार्यकर्ता को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि सभी 11 सीटों पर जीत तय हो सके। चुनाव की दृष्टि से 11 विधान परिषद की सीटों का चुनाव हुआ, इसमें शिक्षक और स्नातक की सीटें सम्मिलित। विधान परिषद चुनाव में जीत पूरी तरह से प्रबंधन और संगठन की ताकत से तय होती है। यही कारण है कि बीजेपी इस बार सभी 11 सीटों पर जीत के लिए माइक्रो प्लानिंग के साथ उतर रही है। जम्मू कश्मीर में 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा फिर से शुरू हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसके बाद आज से जम्मू में अगले 6 महीने तक सरकार का कामकाज चलेगा। जबकि गर्मी शुरू होते ही दरबार दोबारा श्रीनगर शिफ्ट किया जाएगा। इस परंपरा की बहाली से सरकारी खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है। पैसे में ही तोल के इसको दरबार मूव को बंद किया गया। कुछ चीजें पैसों से ज्यादा हैं, सेंटिमेंट है, एक यूनिटी है, जम्मू और कश्मीर दोनों को जोड़ने का। दरबार मूव की शुरुआत 1872 में डोगरा शासक महाराजा रणवीर सिंह के शासनकाल में हुई थी, जिसमें सर्दियों के 6 महीने नवंबर से अप्रैल में पूरा राजकीय दरबार जम्मू में शिफ्ट होता था, जबकि गर्मियों में यानी मई से अक्टूबर के दौरान प्रशासनिक कामकाज श्रीनगर से संचालित किया जाता था। इस कवायद में हजारों कर्मचारियों के साथ साथ सभी दस्तावेज, कंप्यूटर और फर्नीचर को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। इसमें होने वाले खर्च की वजह से इस परंपरा को बंद किया गया था। बिहार में भले ही SIR को लेकर बवाल मचा हो और महागठबंधन ने इसे वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा बनाया हो, जबरदस्त तरीके से केंद्र और चुनाव आयोग पर हमला बोला हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसी SIR ने घुसपैठियों में खौफ पैदा कर दिया है और वो भागने की फिराक में है।
लेकिन बीएसएफ के जवानों की बाज जैसी नजरों ने उन्हें बॉर्डर पार करने से पहले ही पहचान लिया और जवानों ने उन्हें बस से ही हिरासत में ले लिया। दरअसल एसआईआर अभियान की वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों में जबरदस्त खौफ है। पकड़े जाने और सजा काटने के डर से भागने के फिराक में है, जिस वजह से 24 परगना के बशीरहाट और स्वरूप नगर की सीमा पर हलचल बढ़ गई है। इधर जवानों ने भी चौकसी बढ़ा दी है। जवानों ने 31 अक्टूबर को बिथारी बॉर्डर से 11 लोगों को पकड़ा। 1 नवंबर को तराली बॉर्डर से 45 गिरफ्तारियां हुई, जबकि 2 नवंबर को फिर से 38 लोग बिथारी इलाके से गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बाद इनको अदालत में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। यहां पुलिस ने मदरसे के इमाम के कमरे से 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। मामले का खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र पुलिस ने जुबैर और उसके साथी अयूब अंसारी को 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था, जो मदरसे के नाम पर नकली नोटों की फैक्ट्री चला रहे थे। एक आरोपी खंडवा में मौजूद मदरसे का इमाम है, जिसका नाम जुबैर बताया गया, जिसके कमरे से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लाखों रुपए के नकली नोट बरामद किए गए, जिससे छापेमारी करने पहुंची पुलिस के होश उड़ गए। आरोप जुबैर के पास से 500 रुपए के 2000 नकली नोट और 2 मोबाइल फोन और कई दस्तावेज भी जब्त किए। 500 के नकली नोटों की गड्डियां मिली है वहां पर, और कुछ कटे हुए नोट भी नहीं है, इस प्रकार से मिला है। अभी काउंटिंग वहां पर होने पर 19 लाख रुपए समथिंग की काउंटिंग हुई है। पुलिस का मानना है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि नकली नोट तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस मामले में दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पुलिस को और सशक्त और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए सरकार डायल 112 के बेड़े में 284 नए वाहन शामिल करने की तैयारी में है। इससे न सिर्फ पुलिस मजबूत होगी बल्कि आम लोगों को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि यूपी 112 सर्विस देश की पहली ऐसी सेवा होगी जो इमरजेंसी लोकेशन सर्विस यानी ELS पर काम करेगी। दरअसल 112 सर्विस को और पावरफुल बनाने और रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए पूरी कवायद दी जा रही है और इसके लिए पुलिस गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत 31 इनोवा, 166 महिंद्रा स्कॉर्पियो और 87 पल्सर गाड़ियां खरीदी जाएगी। 30 करोड़ रुपए की लागत से गाड़ियों को खरीदकर यूपी 112 को दिया जाएगा। इससे यूपी 112 सर्विस देश की ऐसी पहली सर्विस बनने जा रही है जो एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस यानी ELS पर काम करेगी, जिसके तहत शिकायत करने वाले की लाइव लोकेशन यूपी 112 कंट्रोल रूम को दिखेगी। शिकायत या मदद करने वाले को अपनी लोकेशन नहीं बतानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, पुलिस कहां तक पहुंची आप उसे भी ट्रैक कर पाएंगे। जो विक्टिम वहाँ पे फोन करता है तो यहाँ से आपको ये ट्रैक हो जाता है कि आपकी जो मदद है, जो 112 की जो कार है वो कहाँ पे किस लोकेशन पर मौजूद है और यहाँ पर जिस तरीके से उसको आप तक वो जो मदद है 112 की वो आप तक कितनी देर में पहुँचेगी। जी मीडिया 112 के उस कंट्रोल रूम में पहुंचा जहां से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट होगा। ELS के माध्यम से हमारे पास लोकेशन आती है जो कॉलर कॉल कर रहा होता है, जिसको मदद चाहिए होती है। तो जब कॉल आती है यहाँ पे इवेंट बनता है, इवेंट के जरिए ही वहाँ पे पुलिस पहुँचती है। कुल मिलाकर अब मदद मांगने वाले की मदद के लिए तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आपने अक्सर पुलिस का एक सख्त रवैया देखा होगा, सख्त चेहरा देखा होगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए सख्ती जरूरी है, लेकिन उसी प्रदेश में खाकी का एक मानवीय चेहरा भी देखने को मिला जब पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स की हिस्ट्री शीट बंद कर दी। आखिर क्यों? हमारी रिपोर्ट देखिए। क्योंकि किसी जमाने में ये लोग हिस्ट्री शीटर के तौर पर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज थे, लेकिन अब उम्र के 70 साल जी चुके इन हिस्ट्री शीटरों को आजाद कर दिया है। अलीगढ़ के ये वो लोग हैं, कभी अपराध की दुनिया से जुड़े थे और पुलिस के लिए चुनौती बने थे, लेकिन अब पुलिस ने पहल करते हुए 58 से ज्यादा बुजुर्गों की फाइल बंद कर दी है। खुद को आजाद पाकर इन लोगों ने न सिर्फ सरकार का धन्यवाद दिया बल्कि पुलिस की पहल को भी सराहा। रणवीर सिंह बहुत बढ़िया करा, हमारी परेशानी दूर कर दी और हमको माफ कर दिया। बहुत बढ़िया सरकार है। हमारी सीट बंद कर दी और हमें बड़ी खुशी की बात है यार, हम उन्होंने आजाद कर दिए। अब कोई पुलिस वाला या कोई हमें दबाव नहीं डालेगा। पुलिस कार्यालय में आयोजित विशेष बैठक में एसएसपी ने सभी बुजुर्ग हिस्ट्री शीटरों को बुलाकर समाज और पुलिस की भलाई के लिए सहयोग करने का वचन भी लिया। साथ ही ये वादा भी लिया कि भविष्य में वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सीधे पुलिस को देंगे ताकि अपराध को रोका जा सके। 8 सालों से लगातार स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 इंदौर में सड़कें अब चौड़ी की जा रही हैं और इसके लिए बुलडोजर से अवैध निर्माण को भी तोड़ा जा रहा है। संगम नगर में 10 मकानों के अवैध हिस्सों को आज तोड़ दिया गया।
और पीला पंजा पूरी ताकत के साथ दीवारों को तोड़ रहा है। मकान का मलबा भरभरा कर नीचे गिर रहा है। जेसीबी मशीन का प्रहार दीवार के बाद अब पीलर पर हो रहा है। देखते ही देखते पीलर भी टूट गया। एक नहीं दो जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। लोग चुपचाप अपने घर को टूटते हुए देख रहे हैं। देखते ही देखते जेसीबी और ड्रिल मशीन से अवैध निर्माण को ढा दिया गया। दरअसल संगम नगर में सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें ये मकान बाधा डाल रहे थे। पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद भी जिन लोगों ने खुद से अवैध निर्माण को नहीं हटाया, उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई। सड़क किनारे बने ये सभी मकान 3 से 4 मंजिल के हैं, जिनके अवैध हिस्सों को तोड़ दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब यहाँ चौड़ी सड़क बनेगी। कानपुर देहात की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और प्लास्टिक फैक्ट्री धू कर जलने लगी। आग की तेज लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। तस्वीरें कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया स्थित प्रियांशु इंटरप्राइजेज प्लास्टिक फैक्ट्री की है। आग सुबह करीब 6:30 पर लगी। सूचना मिलते ही रनिया थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक रूप से फैली कि उस पर काबू पाने के लिए फायर कर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इसमें लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। फैक्ट्री में प्लास्टिक के दाने से टब, बाल्टी और मग्गे जैसे घरेलू उत्पाद बनाए जाते थे। हालांकि गनीमत रही कि जब आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कोई मजदूर मौजूद नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदमाशों की, जिसे कहा जाए कि उनके साथ काफी सख्ती बरती है, लेकिन बदमाश तो बदमाश ठहरे, आदतन अपराध की आदत जाती नहीं। और इसको देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने इलाके में सक्रिय बदमाशों के पोस्टर्स टांग दिए हैं, ताकि लोग उनसे सतर्क भी रहें और अपने गली मोहल्ले में वो बदनाम भी हो जाएं। तो पहले इन चौक चौराहों पर टंगे इन पोस्टर को ही देख लें। ये वही अपराधी हैं जिनके निशाने पर रहती है महिलाएं। इस तरीके के जो चेहरे हैं लोगों के लिए लगाए गए हैं, जिससे कि लोग अलर्ट हो जाएं। अकेली महिला को देखते ही वे उन पर झपट पड़ते हैं। ये स्नैचर महिलाओं के लिए खौफ का पर्याय बन चुके थे, लेकिन अब इनकी पहचान सामने आ गई है। देखेंगे जब तो पकड़ेंगे इनको। हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम इन लोगों को कहीं पर देखते हैं तो। पुलिस के पोस्टर ने न सिर्फ इन स्नैचरों की गली मोहल्ले में पोल खोल दी है, बल्कि लोगों को भी सतर्क कर दिया है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक अब उत्तर प्रदेश पुलिस की स्टाइल में काम हो रहा है। यहाँ पुलिस अपराधियों को पहले ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पकड़ती है और उसके बाद उनका खौफ कम करने के लिए जुलूस भी निकलवाती है। ठीक वैसा ही मोहन यादव सरकार और भजन लाल शर्मा सरकार में भी हो रहा है। और ये उसी योगी फोर्स वाले एक्शन की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह की है, तो दूसरी तस्वीर राजस्थान के कोटा से सामने आई है। दमोह में गोकशी और हिंदू संगठन पर हमला करने वाले आरोपियों को सरेआम उनका जुलूस निकाला गया। दरअसल दमोह में गोवंश काटने की सूचना पर हिंदू संगठन पहुंचे थे, जहां आरोपियों ने हिंदू संगठन के लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद शहर में तनाव भी फैल गया था। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनका आज जुलूस निकाला। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो माननीय न्यायालय में आज पेश किए गए हैं। इसके अलावा भी हमारी टीमें लगातार प्रयास जारी है और जल्दी हम अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। इसी तरह राजस्थान के कोटा में भी अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी को धर दबोचा। आरोपी की पहले मरम्मत की गई, फिर उसकी दहशत कम करने के लिए शहर में जुलूस निकाला गया। लगता है हिंदू देवी देवताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करना एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि पहले फरजाना, फिर रईस और अब एक और नाबालिग छात्रा, जिसे सोशल मीडिया के जरिए सनातन का अपमान किया, और इसके बाद हिंदू संगठनों ने अब मोर्चा खोल दिया और नाबालिग छात्रा समेत पूरे परिवार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल इटावा की रहने वाली नाबालिग ने सोशल मीडिया पर देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने छात्रा समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का डंडा चला तो छात्रा परिवार के साथ सामने आई और गलती से वीडियो बनाने की बात कही, साथ ही माफी भी मांगी। वो मुझसे गलती से हो गया था, अब कभी नहीं होगा और मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। वो मौलाना को बुरा कहा था तो मैंने गुस्से में आकर कह दिया था ये सब और रील पोस्ट कर दी थी। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाने की चाह में छात्रा ने रील बनाई थी।
इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या बढ़ सके, उनके माध्यम से उनको चैनल्स के माध्यम से उनको पैसे मिलने लगे। अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि उनके द्वारा ये स्टेप उठाए गए थे। लेकिन सवाल है कि वायरल होने की चाह में आखिर कब तक सनातन को अपमानित किया जाएगा और ऐसी फर्जानाओं का इलाज क्या है? अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां बाड़ली गांव में एक विशाल ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई। गांव वालों ने रात में ड्रोन को उड़ते हुए देखा था और वही ड्रोन सुबह खेतों में गिरा मिला। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम अब जांच में जुटी है। और ये विशाल ड्रोन अभी भी सक्रिय है। इस ड्रोन से आवाज भी आ रही है, इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं। इतने बड़े ड्रोन को देखकर गांव वाले हैरान हैं। खेत में ड्रोन गिरने की खबर जिसे मिली वो दौड़ा दौड़ा यहाँ चला आया। देखिए कैसे लोग ड्रोन को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ड्रोन की घेराबंदी कर दी। किसी को पास नहीं जाने दिया जा रहा है। संदिग्ध ड्रोन के पास से भीड़ को दूर किया जा रहा है। पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक इतना बड़ा ड्रोन नहीं देखा। बड़ा सवाल है कि हापुड़ के बाड़ली गांव में इतना बड़ा ड्रोन आया कहां से और ड्रोन उड़ाने वाले का मकसद क्या था। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में नशे के कारोबार पर पुलिस की स्ट्राइक जारी है। नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2.0 को एक बड़ी सफलता मिली है। मैहर पुलिस ने छापेमारी कर लौकी के खेत से नशीली कफ सिरप का जखीरा बरामद किया, जिसे आरोपी ने बड़ी चतुराई से लौकी की बेलों के बीच छिपाया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि लौकी की खेत में नशीली कफ सिरप छिपाई गई होगी, पर मैहर पुलिस के बुलडोजर एक्शन से इस नशे की बड़ी खेप का भंडाफोड़ हो गया। दरअसल मैहर के थाना ताला पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सनही निवासी नंद किशोर उर्फ छोटे भैया पटेल नशीली कफ सिरप की तस्करी करता है। पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर दबिश दी। घर के सामने रखे रेत के ढेर पर लौकी की बेल देखकर पुलिस को शक हुआ और जब जेसीबी मशीन से रेत हटाई गई तो उसके नीचे से 2 बोरियों में भरी 286 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी छोटे भैया पटेल कफ सिरप 240 रुपए प्रति शीशी के हिसाब से खरीदता था और 300 रुपए प्रति शीशी में बेचकर मुनाफा कमाता था। लंबे समय से वो पुलिस की नजरों से बच रहा था, लेकिन अब पुलिस ने उसे धर दबोचा। बिहार के बगहा में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से वैन में आग लग गई और ये घटना उस समय हुई जब वैन ड्राइवर बच्चों को छोड़कर डीजल लेकर लौट रहा था। इस हादसे में ड्राइवर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया, लेकिन स्कूल वैन आग की लपटों से घिर गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें बीच सड़क पर खड़ी वैन से आग की ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। सड़क से गुजर रहे लोग रुक गए। आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। देखते ही देखते आग पूरी वैन में पहुंच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि स्कूल वैन जलकर खाक हो गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूल वैन में आग लगी थी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 2 मंजिला घर में अचानक आग लग गई, जो इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते घर से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। इस घटना से चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी, धुएं का गुबार उठने लगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम तेज किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन पूरा मकान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका।